फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज थर्मोडायनेमिक्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट रिलेटेड कंसेप्ट्स, हीट मोशंस और हीट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है, यानी हमें बताता है अबाउट हीट। अब ये बना कैसे? थर्मोडायनेमिक्स आपका दो वर्ड से बना है, थर्मल डायनेमिक्स। थर्मल मीनिंग हीट, डायनेमिक्स मोशन। That is, thermodynamics is a branch of physics which deals with heat motion, यानी about motion of heat। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स नॉलेज, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम फिर स्पेसिफिक हीट भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बेसिक से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए जरूरी है, पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली टर्म आती है सिस्टम। सिस्टम, अब सिस्टम क्या है? सिस्टम आपका वो है जिसके बारे में, जहां पे आपकी हीट गैस फील्ड है, कोई एक ऐसा प्लेस, कोई बाउंड प्लेस जहां पे आपकी गैस फील्ड है। सपोज करो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैटर है, यानी हीट गैस है इसके अंदर। तो जितने वॉल्यूम में वो मैटर है, सपोज करो V वॉल्यूम में मैटर है, तो सिस्टम क्या हो गया? ये आपका सिस्टम है। अब सिस्टम पे कोई चीज़ अफेक्ट भी करेगी, जैसे कोई बाहर से आपने प्रेशर अप्लाई करा, कोई फोर्स आपने लगाई उस पर, या आपने बाहर कुछ टेम्परेचर चेंज करा जिसका इफेक्ट इस सिस्टम पे हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी आउटसाइड द सिस्टम, विच इन्फ्लुएंस सिस्टम, वो सब आपका क्या आएगा? सराउंडिंग में। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है, मतलब डिफरेंट करता है, वो होती है आपकी बाउंड्री। ये आपकी क्या हो गई? बाउंड्री। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो आपका सिस्टम होता है 3 टाइप्स का। पहला ओपन सिस्टम, सेकंड आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड होता है क्लोज सिस्टम। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए 2 चीज जरूरी है। क्या क्या? हीट और मैटर। हीट को मैं डिनोट करूंगा H से, मैटर को मैं डिनोट कर रहा हूं M से। ठीक है, अब जब हमारा सिस्टम ओपन है, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हीट एंड मैटर बोथ एक्सचेंज, यानी कि सपोज ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपकी हीट, ये आपका मैटर, तो दोनों एक्सचेंज होते हैं। इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, हीट भी और मैटर भी, सराउंडिंग के साथ। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन में दोनों। आइसोलेटेड सिस्टम, हीट एंड मैटर बोथ डू नॉट एक्सचेंज, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में आपका ना तो हीट एक्सचेंज होता है, ना वो मैटर एक्सचेंज करता है सिस्टम आपका, यानी कि वो सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट है, उस पर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि हीट एंड मैटर डॉट इन आइसोलेटेड। ये किसमें? आइसोलेटेड में। ये किसमें? ओपन में। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है, यानी मैटर नॉट हीट यस। ये आपका क्या है? क्लोज सिस्टम। इसमें आपकी हीट तो एक्सचेंज होगी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया या कुछ भी करा, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बात आती है आपकी बेसिक सिस्टम की नॉलेज कि हाँ आपके सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं। ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? हीट एंड मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हीट ना ही मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है, ये उसमें पॉसिबिलिटी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम। वो भी थर्मोडायनेमिक एंड स्टेट ऑफ सिस्टम। पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की, यानी इस वाले पार्ट की। स्टेट ऑफ सिस्टम हमें ये बताता है कि आपका सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किस कंडीशन में है। मतलब ये कोई सिस्टम है, एट टाइम टी, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितनी है, टेम्परेचर कितना है, उसमें हीट कितनी है, या उस पर वर्क हो रहा है तो वर्क डन उसका कितना है, उसकी एंट्रोपी कितनी है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जो हमें पता चलती है, और वो आपके सिस्टम की स्टेट होती है कि उस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर कितना लग रहा है, वॉल्यूम उसकी कितनी है उस समय, या उस पर टेम्परेचर कितना है उसका। ठीक है, चलो ये तो बात हुई स्टेट ऑफ सिस्टम की। अब हर प्रोसेस के लिए एक स्टेट की इक्वेशन बनाई जाती है, जैसे आपने पढ़ी होगी पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस के लिए इक्वेशन है, तो इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर ये इक्वेशन है तो हमें पता चलता है कि प्रोसेस आपका आइसोथर्म है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर ये वाली है तो ये हमें बताती है कि प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक। ठीक है, चलो ये तो बात हुई सिस्टम की। अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, चलो अब बात किसकी, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे आपकी कोई एक सिस्टम में रैंडमनेस ना हो, उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ना हो रही हो, या उसका कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो। ठीक है, चलो तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम है तो उसको इंडिविजुअली 3 इक्विलिब्रियम पोजेस करने होंगे, यानी कि उसको 3 इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में होना मस्ट है। उसमें से कौन कौन, फर्स्ट मैकेनिकल, सेकंड केमिकल, थर्ड थर्मल। वैसे तो ये शायद नाम से क्लियर हो रहे होंगे आपको, लेकिन फिर भी बात करते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उस सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स 0 हो, तब आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और कंपोजिशन कांस्टेंट और सेम, यानी कि टाइम के साथ कंपोजिशन सेम रहे। थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अगर ये तीनों हैं, अगर ये तीनों किसी सिस्टम में है तो आपका सिस्टम किस में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब बात करते कुछ वेरिएबल्स की, इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, चलो इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या जनरल फिजिक्स के अंदर भी 2 तरह के वेरिएबल होते हैं आपके, एक इंटेंसिव होता है, एक एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है जो मास पे डिपेंड या उस सिस्टम के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास और नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जो आपका एक्सटेंसिव होता है वो उन पे डिपेंड करता है, यानी कि एक्सटेंसिव वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है अगर आप उसमें मास चेंज करो या फिर नंबर ऑफ मोल्स चेंज करो। ठीक है,
आइए समझते हैं। इंटेंसिव क्या बताया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। एक्सटेंसिव क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इंटेंसिव का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम आपकी मास पे और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड थोड़ा ना करती है। कोई कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी, आप उसमें मास कितना भी, जितनी उसकी कैपेसिटी आप उतना बढ़ सकते हो। सपोज करो पहले m1 था, फिर आपने उसमें चेंज करके m2 डाल दिया, लेकिन वॉल्यूम तो अब भी उतनी है, ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका इंटेंसिव में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता मास पे और नंबर ऑफ मोल्स पे। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव की। प्रेशर, अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा, अगर कम मास है तो कम प्रेशर अप्लाई करना होगा, यानी कि डिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर चाहिए उसको कंप्रेस करने के लिए, ऐसे अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो कम प्रेशर चाहिए, ठीक है। आपकी फोर्स, फोर्स भी तो डिपेंड करती है मास पे, फोर्स भी एक्सटेंसिव में आएगा, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा और क्लियर वे में समझते हैं। सपोज करो ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, ये आपका एक सिस्टम है पूरा, इसके पास कोई वेरिएबल है y, ठीक है। अब मैंने इस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो y वेरिएबल था एक पार्ट में y1, एक पार्ट में y2 डिवाइड हो गया, ठीक है। चलो अगर y1 और y2 के इक्वल है तो आपका जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, इंटेंसिव। और इफ y1 प्लस माइनस y2 के इक्वल है सो आपका y क्या हो गया, एक्सटेंसिव। अब देखो कैसे, एक कंटेनर था, उसके पास ओरिजिनली वैल्यू y थी किसी भी वेरिएबल की, सपोज कर लो प्रेशर की वैल्यू y है। अब मैंने उस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो कुछ मास एक साइड, कुछ मास एक साइड, ठीक है। यहां पे मैंने सपोज कर लो वाल लगा ली, एक वाल यहां पे मैंने लगा ली, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इधर y1 क्वांटिटी होगी उस प्रेशर की, इधर y2 होगी। अगर y के ही इक्वल y1 y2 है, यानी कि मैंने डिवाइड करने के बाद भी उधर कोई चेंज नहीं आता है उन वॉल्यूम, उन वैल्यूज में, सो y1 इक्वल टू y1 और y2 के इक्वल है y आपका, सब आपका वेरिएबल क्या होगा, इंटेंसिव। लेकिन अगर आपका y y1 प्लस माइनस y2 के इक्वल आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव, ठीक है। चलो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जीरोथ लॉ की। बेसिक्स इतना ही था। बेसिक्स यहां पे कंप्लीट। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ। अब जो जीरोथ लॉ है वो क्या कहता है, जीरोथ लॉ कहता है कि सपोज करो आपके पास तीन सिस्टम है, ए बी एंड सी। अब अगर ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये कोई तीन सिस्टम है, ए बी सी, ए बी और सी। क्या कह रहा है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तब क्या होगा, ए और बी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो बात हुई स्टेटमेंट की। अब इसको वेरीफाई करते हैं। चलो फिर सपोज करो ए बी सी के पास कुछ वेरिएबल होंगे, स्टेट होगी उसकी कुछ, तो हमने मान ली एक्स ए वाई ए की स्टेट है, एक्स बी वाई बी की स्टेट है और एक्स सी वाई सी की स्टेट है। चलो
अब बात करते हैं। अब हमें पता है कि ए एंड सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये हमें गिवन है। सो अब क्या होगा, अब आपका F1 XA YA इक्वल हो जाएगा F2 XC YC के, ठीक है, चलो मान लिया। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो एक कंबाइन फंक्शन बन गया FAC XA YA XC YC इक्वल टू में क्या बचा 0, ठीक है। चलो सिमिलरली बी एंड सी की बात करें, बी एंड सी भी तो आपके थर्मल में है, इक्विलिब्रियम में। सो यहां से एक सिमिलर फंक्शन मिलेगा एफ बी सी एक्स बी वाई बी एक्स सी और वाई सी। अब यहां से आप या तो एक्स सी की वैल्यू निकालो या फिर वाई सी की, क्योंकि दोनों में वही कॉमन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमने पहले यहां से एक्स सी की वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ गया एक्स सी इक्वल टू एक फंक्शन आ जाएगा एक्स ए वाई सी का, ठीक है। अब अगर मैं यहां से निकालूं तो एक्स सी एक फंक्शन आ गया जी मान लिया मैंने उसको, एक्स बी वाई बी एंड वाई सी, ठीक है। एफ बी एक्स सी के इक्वल है, जी बी एक्स सी के इक्वल है, तो एफ एंड जी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि एफ ऑफ एक्स ए वाई सी इक्वल हो गया जी ऑफ एक्स बी वाई बी एंड वाई सी के, ठीक है। चलो मान लिया। अब मैं यहां से वाई सी दोनों तरफ कॉमन है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। एलिमिनेट करने पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी, यहां से आप इसको ऐसे लिखो इक्वल टू जी ऑफ एक्स बी वाई बी, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई, ये हमें क्या बता रही है, जब हमारे ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे तो हमारे ये दो फंक्शन इक्वल थे, बी एंड सी हुए तो हमारी ये क्वांटिटी बनी। अब हमारा रिजल्ट ये आया, यानी कि ए एंड बी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है। चलो ये तो हुआ जीरोथ लॉ का प्रूफ। अब ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल तो एक्स सी और वाई सी के भी होंगे, क्योंकि वो भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इस टोटल क्वांटिटी को हमने एक नाम दिया टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी, ठीक है। इतना है आपका जीरोथ लॉ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी सेपरेटली, देन ए एंड बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये हमें ये रिजल्ट बताता है, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां से आपका जीरोथ लॉ कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट लॉ पे जाने से पहले कुछ 3 या 4 बेसिक प्रोसेस है, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक और क्वेसी स्टैटिक। ये 4 प्रोसेस के तो नाम आपने सुने भी होंगे, शायद ये नया हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर टी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर 0, ठीक है। यानी कि ये सपोज कर लो पीवी डायग्राम है, आपका कोई यहाँ पे था सिस्टम ए पे बी पे चला गया, बी पे वो चला गया, ये मान लो आप
P2 P1 V1 V2 कुछ ऐसे हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसे गया ना, P1 P2 V1 V2, A टू B चले गए, लेकिन कैसे, A टू B जाने में, इस प्रोसेस में जाने में उसका T कांस्टेंट था, यानी कि PV की जो प्रोडक्ट आई वो कांस्टेंट थी, टेम्परेचर कांस्टेंट था आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक की बात करें, एडियाबैटिक में क्या होता है कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है, यानी डेल्टा क्यू जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, डेल्टा क्यू आपका जीरो होता है। आइसोकोरिक में बात करें तो वॉल्यूम चेंज जीरो, यानी ये पीवी और यहां से यहां पे आ गया A टू B, वॉल्यूम कितनी V1, प्रेशर P1 टू P2 हो गया, ये जीरो, ठीक है। A टू B आया लेकिन वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट है। आइसोबैरिक डेल्टा P जीरो, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। सपोज ये यहां से यहां पे चला गया C टू D, अब क्या हुआ, वॉल्यूम तो चेंज हो रही है, इसको आप V डैश और V11 मान लो, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस की। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस दिखने में तो आपको लगेगा कि स्टैटिक है, लेकिन ये होता है एक्चुअली में डायनेमिक, ऑलमोस्ट स्टैटिक बट डायनेमिक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि सपोज करो आप A टू B गए, लेकिन आप A टू B कैसे गए, A से पहले A1 गए, फिर A11 गए, A12 गए, ऐसे कुछ nth स्टेप आप चले और आप फाइनली B पे आ गए, AN चल के आप B पे आ गए, ठीक है। अब जो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं A11, A12, A1, AN, ये सभी आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि आप क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, ए प्रोसेस विच इज ऑलमोस्ट स्टैटिक बट डायनेमिक एज इक्विलिब्रियम एज इंटरमीडिएट स्टेप्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेप्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो ये बात हुई आपका बेसिक्स हो गया, जीरोथ लॉ हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। बात किसकी करेंगे, फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ बेसिकली इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बताता है आपको, ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है आपके पास कोई एक सिस्टम है और उसमें हीट चेंज हो रही है, यानी कि उसके पास पहले हीट थी Q1, Q इनिशियल, फाइनल हीट हो गई उसकी QF। सो ये हमें क्या बता रहा है कि जो हीट चेंज हुई डेल्टा Q, वो आपकी इक्वल होती है du प्लस P dV के। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। dQ क्या है, हीट चेंज, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P dV वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस, ठीक है। यानी फर्स्ट लॉ बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है किसके बीच, हीट एक्सचेंज और इंटरनल एनर्जी का एक्सचेंज, इनके बिटवीन में। दूसरा ये क्या बताता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है।
और ये इसको हम बोलते हैं जनरली मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। और ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होती है, बहुत, और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में इस इक्वेशन का बहुत यूज है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और एक आता है आपका फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, W इक्वल टू होता है JQ, W इक्वल टू होता है आपका JQ। J क्या है यहाँ पे, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आपकी J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी, ठीक है। J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। ओके, ये था आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ वैसे यहाँ पे एंड नहीं होता, इसके आगे हम इसको बहुत उसमें पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट को आगे डेराइव करेंगे, तो उसमें इसका बहुत यूज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ से फर्स्ट लॉ भी हो गया। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है।